गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी के अंदर हमने पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? भाषा। उसका हमने समझाया था आपको, उसकी घर से करने के लिए क्वेश्चन आंसर दिए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उस सुंदर शब्दों में वो कार्य जरूर करा होगा। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में से भाषा करवाया था, जो पाठ पूरा अपना पूर्ण हो चुका है। उसका काम घर के लिए मैं आपको डाल चुकी हूँ और कुछ काम मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ, यहाँ पे करवा चुकी हूँ। आज आपका नया पाठ चलेगा, पार्ट 2। उसका नाम क्या है बेटा? वर्णमाला। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? वर्णमाला। किसके बारे में पढ़ाएंगे? वर्णमाला। अब वर्णमाला होती क्या है भाई? आप शब्द फर्स्ट बार सुन रहे होंगे वर्णमाला। ये वर्णमाला होती क्या है? शब्द क्या है अपने पास? वर्ण। ये होती क्या है वर्णमाला? देखो वर्णमाला क्या होती है? स्वर और व्यंजन के मेल से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो आपकी क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनता है वो क्या है? आपकी वर्णमाला है। जैसे मान लो आपने शब्द बोला, जैसे परिभाषा लिख लो पहले। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई। परिभाषा लिखो पहले। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई। अपने मुख से ध्वनि निकलती है, क, म, शेर, कुछ भी अपन बोल रहे हैं ध्वनि निकल रही है। यानी ध्वनि की वह छोटी सी जो शब्द निकल रहा है, मेरा मान लो मैंने निकाला क के टुकड़े हो जाएंगे। क क्या अकेला थोड़ी नहीं, क्या उसके साथ स्वर भी सम्मिलित है कि नहीं है? क अकेला नहीं है। तो जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है वो अकेली नहीं है। यानी वर्ण, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है उसके हम क्या करते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ण की परिभाषा, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है बेटा? वर्ण कहलाती है। जो हम मुख से निकाल रहे, जो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं, ध्वनि से क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। तो क्या कह रहा है? ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। मान लो अपन ने शेर को देखा है, उदाहरण लिखो। आपने क्या देखा है? शेर। क्या देखा है बेटा? शेर। जब आप शेर को देखते हो, शेर, तो आपके मुंह से ध्वनि निकलती है शेर, तो आपके मुंह से क्या निकला? शब्द निकला। शब्द का निर्माण कब होगा? ध्वनियों से होगा। ध्वनियाँ कौन कौन सी? पहले स निकला है। कौन सा वर्ण निकला है? स निकला है। एक की मात्रा लग रही है, ये निकला है। फिर र निकला है प्लस अ निकला है। यानी शेर शब्द जो आपके मुंह से निकला है ना मुंह, तो मुंह से इसकी ये ध्वनियाँ हैं इसकी। शेर तो क्या है? एक शब्द है। ये जो आपके मुख से निकल रही हैं वो क्या है? आपकी ध्वनियाँ हैं। यानी इन ध्वनियों से ही क्या बनता है? एक शब्द बनता है। शब्द से पूरा वाक्य का निर्माण होता है। तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलती है बेटा? ध्वनियाँ निकलती है। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती है। मान लो आपने शब्द लिख लिया यहाँ पे काम। क्या लिखा आपने? काम। तो आपने बोला काम, मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा वाक्य निकला ना। पहले शब्द निकला आपके मुंह से काम, तो काम का पहले क निकला। इसकी ध्वनि, ये क्या आपकी ध्वनियाँ हैं। तो पहले क्या निकला आपके मुंह से? क। अब क के साथ मात्रा किसकी आ रही है? आ की। किसकी मात्रा आ रही है बेटा? आ की मात्रा। समझ में आ रहा है आपको? वर्ण, वर्ण क्या है? जो आप स्वर व्यंजन पढ़ते हो, अ से अनार, आ से आम, क से कबूतर, ख से खरगोश, जो सब बस पढ़ते हो ना, उसी का ही मैटर मैं आपको समझाऊंगी। यानी इन दोनों के मिलने से, बस स्वर और व्यंजन दोनों के ही मिलने से वर्णमाला का निर्माण होता है। वर्णमाला का जब निर्माण होता है, जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं ना, वो हमारे मुंह से क्या निकल रहे हैं? वर्ण निकल रहे हैं। तो काम, क प्लस आ प्लस म प्लस अ। समझ में आया? आपके मुख से क्या निकली बेटा? ये ध्वनियाँ हैं। ये क्या निकल रही मुंह से?
ध्वनियाँ निकल रही है। ध्वनियों से किसका निर्माण हो रहा है? वर्ण का निर्माण हो रहा है। ये शब्द वर्ण निकाल दो मुँह से आप, शेर निकाल दो, कमल निकाल दो, हाथी निकाल दो, कुछ भी शब्द निकाल दो, शब्द निकल रहे हैं आपसे। आपने शब्द निकाला हाथी, आपने एक हाथी को देखा, आपके मुंह से क्या शब्द निकला? हाथी। तो आप पहले क्या लिखोगे? ध्वनि ह निकली, फिर अ की मात्रा लगी है, उसके बाद थ में कौन सी मात्रा आई है? अपनी बड़ी की मात्रा आई है। ठीक है, ये आपके मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि। अब कुछ इसी में से कुछ नोट लिखूंगी आपको मैं, तो नोट्स लिखो। नोट नंबर 1, ध्वनि ही वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। मान लो आपके मुंह से शब्द निकला है क, क्या निकला है? क के अंदर आपके क्या सम्मिलित है? अ। क्या इसके और टुकड़े करोगे क्या आप? नहीं। यानी वर्ण वो हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब आप आगे लिखोगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नोट नंबर 1 डाल के लिखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नोट नंबर 1 हो गया अपना। समझ में आया बेटा आपको? नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। जो वर्ण है, जो आपकी भाषा है, मैंने भाषा कल समझाया था ना आपको, भाई आपको भाषा समझाए थे भाषा क्या होती है ना? जो भाषा आप बोलते हो, अपने भावों को जो विचार प्रकट कर रहे हो आप, वो भाषा है। यानी इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो आप भाषा बोल रहे हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इस शब्द को अंडरलाइन कर लो, वर्ण। ठीक है, फिर आगे लिखो, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कहते हैं ना बेटा अक्षर? हाँ भाई, मैंने तो अक्षर बड़ा सुंदर लिखा है। निकलता ना आपके मुंह से, कभी वर्ण निकलता है तो कभी क्या निकलता है? तो क्या कहो? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण को अक्षर भी कहते। तीसरा लिखोगे, वर्णों के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहेंगे बेटा? वर्णमाला। नोट नंबर 3 ही लिखवा दिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट्स 3। अब दोबारा समझ लो, वर्ण जो आपके मुख से ध्वनि निकल रही है वो क्या है? वर्ण है। वर्ण कौन सा उदाहरण करेगा? शब्द का। शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। उसके बाद भाषा का निर्माण होगा। तो वर्ण ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मैं उदाहरण देके समझाया था, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये शब्द मैंने आपको दिए थे, इसके अपन ने टुकड़े करे थे। ये तो क्या हो गया अपना शब्द, ये अपनी क्या हो गई? ध्वनियाँ निकल गई। जो अपने टुकड़ों में ध्वनियाँ निकलती, अपने मुख से निकलती ध्वनियाँ, और इसके माध्यम से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपकी जो भाषा है, आपने भाव जो प्रकट करते हो, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। देखा होगा ना अक्षर, अक्षरमाला की बुक, वर्णमाला जो पढ़ी होगी ना आपने, पहले अक्षर ही लिखा हुआ था। तो अक्षर को अपन वर्ण शब्द को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जिसमें स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, दोनों के सहयोग से जो वर्णों की जो ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, भाषा की उत्पत्ति होती है। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। अब देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णों की प्रकार। तो वर्ण तो पढ़ ही लिए अपन ने। अब इसके प्रकार होते हैं, वर्णों की 3 प्रकार होते हैं। वर्णों कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार। आगे मेरे साथ साथ लिखते रहो। वर्णों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वर्णों के? 3 प्रकार होते हैं। स्वर, व्यंजन तो आप जानते हो, एक अयोगवा हो रहता है। कौन सा वर्ण आता है? अयोगवा। वर्णों के 3 वर्ग।
पहले अपन पढ़ेंगे स्वर के बारे में। 3 वर्ण होंगे, ये आगे लिखवा लेती हूँ मैं आपको यहाँ पे। स्वर, व्यंजन, अयुग्म। ठीक है, यानी वर्णों के, वर्ण समझ में आगे क्या होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? स्वर के बारे में, क्योंकि अपन ने स्वर, व्यंजन और अयुग्म पढ़ा। स्वर के बारे में, स्वर क्या होता है? उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण हम बिना किसी सहायता के करते हैं। क्या लिखोगे? उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिसका उच्चारण हम जो बोलते हैं बिना किसी, यानी स्वर शब्द ही ऐसा है, वर्ण ऐसा है जो किसी की सहायता नहीं लेता है। तो क्या लिखोगे? उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिना सहायता के ये बोला जाता है, इन्हें उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है। जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है। समझ में आया बेटा आपको? भाई वर्णमाला के वर्ण तो पता है, स्वर और व्यंजनों की मेल से इनके व्यवस्थित क्रम को अपन वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको 3 भागों में बांटा है, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। स्वर जानते हो, आ ई उ जानते हो ना? तो उन वर्णों को स्वर कहेंगे जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है। अब देखो आगे, नोट डाल के लिखो। नोट 1, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर किसी सहायता से नहीं बोले जाते, यानी स्वर किसी की सहायता नहीं ले रहा है, दूसरा वर्ण इसकी सहायता ले रहा है, लेकिन स्वर नहीं ले रहा है सहायता, यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते बेटा? स्वतंत्र होते हैं। तो समझ में आ गया आपको? वर्णों के 3 प्रकार समझा दिए मैंने। पहला प्रकार था स्वर, स्वर के बारे में बता दिया। भाई उन वर्णों को स्वर कहेंगे जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वर 11 होते हैं। एक क्वेश्चन हर बार ही आता है आपके, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर आप इधर लिख लो, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे यार हम तो 2 शब्द और लिखते हैं, अंगोराह लिखते हो ना, है ना? तो इससे 13 हो गए, लेकिन हम स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? 11 ही मानते। और 2 को हम क्या मानेंगे? अयुग्म मानेंगे। क्या मानेंगे? 2। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना 11। तो 2 आपको, हम तो इसके बाद 2 वर्ण और लिखते हैं, है ना, अंगोराह। तो वो तो अब उसको किस में डाल दिया गया? इस अयुग्म के अंदर डाल दिया गया, जो मैं आपके आगे समझाऊंगी। बेटा इसको लिखो, जो लिख लिए वो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और आगे मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी व्यंजन के बारे में। हाँ, स्वर के बारे में पढ़ा था आपने, स्वर क्या होता है। अब व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको स्वर के 2 भेद बता देती हूँ। व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले स्वर के 2 भेद लिखो आप। स्वर के भेद, स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। स्वर के
दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, आगे क्या आएगा आपका दीर्घ स्वर। आया समझ में? स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो हम हल्की सी ध्वनि निकाल से है ना, ई, इसकी ध्वनि कम निकलती है। और दीर्घ स्वर होता है से आ, ई, जिसकी ध्वनि हम तेज निकालते हैं। तो ह्रस्व स्वर में आएगा अ, ई, ऊ और री। यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 4। कितनी संख्या होती है इसकी? 4, या लिख लो। स्वर के दो भेद होते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद दीर्घ, जो वर्ण आप जानते हो स्वरों को, जो इसमें आ गए हैं वो इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। आ गया तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? आ। इसकी ध्वनि बोल के देखो, रिपीट करो, आ। तो कौन स्वर हो गया है? दीर्घ स्वर। तो इसमें आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ओ और आऊ, ठीक है ना। अ, आ, ओ और आऊ, ए, आई। इससे पहले आप इसे लिखना ए और आई लिखना, क्योंकि ये भी ध्वनियाँ बोल के देखो, आप बोल के देखो इन ध्वनियों को। टाइम लगता है जिन शब्दों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में समय लग रहा है तो किसमें आ गई? दीर्घ। और जिनमें समय कम लग रहा है वो ह्रस्व स्वर में आ गई। इनमें समय अधिक लग रहा है तो किसमें आ गई? दीर्घ स्वर के अंदर आ गई। तो ओ और आऊ, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई बेटा? 7। अब आगे पढ़ेंगे। अब स्वर के बारे में समझ में आ गया पूरा कंप्लीट। स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। व्यंजन वो वर्ण है जो स्वतंत्र नहीं है, किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं, अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। आगे इसकी परिभाषा लिखो। व्यंजन वह वर्ण है, व्यंजन वह वर्ण है जो किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं या सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। सहायता से बोले जाते हैं। आगे समझ में व्यंजन, आप ख व्यंजन जो बोलते हो, जो 33 व्यंजन होते हैं, जो वो व्यंजन क्या है? ये व्यंजन किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। मान लो स्वर पढ़े, स्वर किसी की सहायता नहीं ले रहा है, स्वर स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन क्या ले रहा है? स्वर की सहायता ले रहा है। ले रहा है नहीं ले रहा है? ए इसकी सहायता ले रहा है, ए इसकी सहायता नहीं ले रहा है। व्यंजन वह वर्ण है जो किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। अब नोट लाड़ के लिखो। नोट नंबर 1, व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं बेटा? व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा? व्यंजन 33 होते हैं। नोट नंबर 2 डालो इसके अंदर। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब देखो व्यंजनों की संख्या, अब वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये अपनी वर्णमाला पढ़ी है अपन ने, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो 44 कैसे हो गए बताओ? अब कैसे लिखोगे? 11 तो क्या हो गए अपने? स्वर प्लस 11 क्या हो गए अपने? स्वर हो गए। और 33 कितने हो गए? 33 अपने व्यंजन हो गए। भाई अपने स्वर 11 पढ़े तो पूरी वर्णमाला पूछेंगे संख्या कितनी हो गई वर्णमाला की, तो 11 स्वर और 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। तो कितने वर्ण हो गए? 44 वर्ण। कितने वर्ण हो गए बेटा? 44 वर्ण। आगे समझ में, यानी व्यंजन वह वर्ण है जो किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 33, स्वर 11, दोनों को मिला दिया तो कितनी संख्या हो गई इसकी? 44 संख्या इसकी हो गई। हम आगे पढ़ेंगे अयोग वहाँ। क्या पढ़ेंगे?
हमने स्वर पढ़ा, स्वर के भेद पढ़े, व्यंजन पढ़ा। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे? अयोगवा। जो आप स्वर लिखते हो तो 2 वर्ड मैंने नहीं गिने, स्वर क्योंकि स्वर 11 होते हैं, 2 का उसमें उल्लेख नहीं है, तो किस में आ गए? वो अयोगवाह के अंदर आ गए। आगे लिखो आप अयोगवाह। हाँ, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? आपने बिंदी देखी होगी ना, देखा होगा ना आपने बिंदु, छोटा सा बिंदु देखा होगा। फिर आपने इसी तरह की चंद्र बिंदु भी देखा होगा ना चंद्र बिंदु भी। फिर ऐसा विसर्ग भी देखा होगा आपने, देखा ना विसर्ग। ये तीनों ही क्या है बेटा? अयोगवाह हैं। क्या है? तीनों ही अयोगवाह के अंदर गिने जाएंगे। यानी ये बिंदी भी देखी बेटा आपने, चंद्र बिंदु भी देखा, और ये हलंत इस तरह हल, ये सारे किस में आएंगे? ये हल, ये किस में आएंगे? इसे अपन कहते हैं अतः, प्राप्तः। पीछे देखा वो संस्कृत वर्णों के पीछे, हिंदी वर्णों के पीछे ये वर्ण लिखे जाते हैं, तो ये वर्ण कौन से हो जाएंगे? अयोगवाह वर्ण हो जाएंगे। अब आगे देखो आप, इसको अपन क्या कहेंगे? अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। परिभाषा लिखो इसकी, अनुस्वार। पहले तो अनुस्वार ऐसे बना दो इस तरह का, आपने देखा होगा ना, शब्द वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। किसी वर्ण के ऊपर जब बिंदु लगता है, किसी वर्ण के ऊपर बिंदु लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अनुस्वार कहेंगे। तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा? उसे अनुस्वार कहा जाता है। आ गया समझ में? आप बिंदी हर शब्द पे, ये बिंदु जो है ना, ये हर शब्द के ऊपर आप इस बिंदु को देखते हो, तो ये बिंदु क्या है? ये वाला किसी वर्ण के ऊपर जब बिंदु लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण लिख लो, मैं आपको उदाहरण लिखवा लेती हूँ। जैसे आप लिखते हो अतः, आपने लिख लिया अंत। क्या लिखा? अंत। आ रहा है ना मेरे बिंदु ऊपर, आ रहा है ना, तो इस ध्वनि को बोलो अंत। क्या बोलोगे? अंत। जैसे आपने लिख लिया अंगूर। क्या लिखा आपने? अंगूर। ये आ रहा है ना बिंदु, आ रहा है ना। तो इसकी परिभाषा होती है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शब्दों के अंदर। इसका भी अगर इस शब्द को नहीं बोला जाता है तो शब्द का ही अनर्थ हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता इस शब्द का, है ना। तो आप क्या बोलोगे? अनुस्वार। अनुस्वार यानी किसी वर्ण के ऊपर जब बिंदु लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। अगर अनुस्वार ही नहीं लगता है तो शब्द का अनर्थ हो जाता है। तो इसके उदाहरण देख लो, अंत, अंगूर, है ना। इस तरह से और भी अनेक से शब्द आप अपने मन से अभ्यास करके बना सकते हो। आपको समझ में आ गया भाई? स्वर समझा दिया, स्वर के भेद, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का उपयोग क्या होता है? जब हम कुछ समय से ही बोलते, और दीर्घ में जब अधिक समय हम लगाते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वह वर्ण है जो किसी न किसी की सहायता से बोला जाता है। वर्ण में हम किसी न किसी की सहायता लेंगे, लेकिन स्वर में हम किसी की सहायता नहीं लेंगे। यानी व्यंजन स्वर पर आश्रित हैं, लेकिन स्वर व्यंजन पर आश्रित नहीं है। व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन वर्णमाला के अंदर 44 वर्ण होते हैं। तो 44 वर्णों की संख्या मैंने समझा दी, 11 स्वर और 33 व्यंजन आ रहे हैं। अब आपने स्वर समझे, उसमें अयोगवाह, अयोगवाह मैंने समझाए थे। इन तीनों को ही अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, इन तीनों को मैंने समझा दिया। अनुस्वार, अनुस्वार कहाँ कहाँ लगता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे और मैं आपको समझा लेती हूँ। अब आगे मैं आपको समझाऊंगी अनुनासिक के बारे में। हाँ बेटा, मैंने आपको बता दिया भाई स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन पढ़ा दिया आपको। अब अयोगवाह के ऊपर अपन चल रहे थे। अयोगवाह को 3 भागों में बांटा गया है। अनुस्वार के बारे में बता दिया, अनुनासिक के बारे में बताया था जो चंद्र बिंदु लगती हैं, और विसर्ग के बारे में आपको, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। आपको HW होमवर्क डालना है और बड़े सुंदर सा काम घर के लिए करके लाना है। सबसे पहले तो आपको स्वर और व्यंजन HW में क्या करोगे आप घर के लिए काम? स्वर और व्यंजन आपको घर से करके लाने हैं। स्वर व व्यंजन
लिखो। आपको इन दोनों को ही जो आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, है ना, हमेशा पढ़ते आ रहे हो, इनको दोबारा इस अक्षर को बड़ी सुंदर सी बनावट में, इस तरीके से सुंदर सी बनावट में आपको क्या करना है, अक्षरों को लिखकर, दोनों ही लाइनों को टच करते हुए अक्षरों को लिखकर स्वर और व्यंजन आपको लिख के रहने हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, मैंने कुछ समय पहले ही आपको समझाया था। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर लिख लेना पहले। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ठीक है बेटा, ये करोगे। किसी वर्ण के ऊपर बिंदु के चिन्ह को क्या कहते हैं, मैंने समझाया था, मैंने बिंदु वाला क्वेश्चन आपको। नहीं, किसी वर्ण के ऊपर बिंदु के चिन्ह को क्या कहते हैं, किसी वर्ण के ऊपर बिंदु को, किसी वर्ण के ऊपर बिंदु के चिन्ह को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं। आगे बेटा समझ में आपको सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कार्य करके लाना है। फिर अयोगवाह किसे कहते हैं, अभी कुछ समय पहले ही मैंने समझाया था अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह के 3 उदाहरण भी दिए थे मैंने आपको कुछ समय पहले। तो आपको लिखना है अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। आगे बड़ा समझ में चाह रही क्वेश्चन आपको घर से सुंदर सी राइटिंग में स्पष्ट शब्दों में आपको इसको लिख के लाना। इसके साथ ही आप एक सुंदर सी राइटिंग में सुलेख और करोगे। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, अभी मैंने कुछ समय पहले समझाया था, तो इसको बार बार लिखना। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ये सुलेख आपको घर से करके लाने हैं, एक क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है इन क्वेश्चनों को लेकर तो जब स्कूल खुलता है तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर लेना। इसके साथ ही मैं आज की क्लास समाप्त करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह काम बड़े सुंदर शब्दों में और पूर्ण तरीके से आप करके लाओगे, और इसका जो कुछ कार्य रह गया है वो हम कल की वीडियो में तैयार करेंगे।